नमस्कार, जूम इन में आपका स्वागत है। आज अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जो पिछले कुछ दिनों में खबरों में रही है अपने अंदरूनी हलचल की वजह से। पार्टी के भीतर एक चिट्ठी लिखी गई, फिर उसको लेकर जो CWC की मीटिंग हुई और उसको लेकर तमाम तरह की खबरें मीडिया में रही हैं। लेकिन आज हमारा विषय ये विवाद नहीं है। आज हम उससे कहीं ज़्यादा जो गंभीर प्रश्न हैं उस पर बात करने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी जो सवाल उठे वो ये थे कि पार्टी का अध्यक्ष कौन हो, वो गांधी परिवार से हो या गांधी परिवार के बाहर से हो, जो अध्यक्ष हो उसे चुना कैसे जाए। ये सारे सवाल हैं, ये सांगठनिक सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं। लेकिन जब हम एक नागरिक के तौर पर सोचते हैं तो हमारे लिए ये सवाल उतने अहम नहीं रह जाते हैं। हमारे लिए सबसे अहम सवाल यह हो जाता है कि कांग्रेस आखिर किस चीज़ के लिए खड़ी है, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, ये किस चीज़ की नुमाइंदगी करती है। पिछले जब से 1885 में जब से बनी तब से ये क्या इसने योगदान किया है, और जो योगदान इसने किया है क्या आज उसे उसकी रक्षा करने, उसको डिफेंड करने में ये सक्षम है, काबिल है, और आने वाले दिनों में वो ऐसा कर पाएगी। ये बुनियादी प्रश्न हम उठाने जा रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ, जानकार मेहमानों के साथ। सबसे पहले हम चलेंगे प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी के पास। प्रोफेसर मुखर्जी इतिहासकार हैं। आधुनिक भारत, ख़ास तौर पर जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी, जिसे हम लोग नेशनल मूवमेंट कहते हैं, उस दौर पर इनकी विशेषज्ञता है। और उसके बाद जो नेशन बिल्डिंग का काम हुआ वो इनके एक्सपर्टाइज के दायरे में आता है। तो आज जो सवाल हम उठाने जा रहे हैं, शायद इनसे बेहतर कोई और शख्सियत हमारे साथ नहीं हो सकती थी जो इन बुनियादी सवालों पे हमारे साथ चर्चा करें। मृदुला जी, आपका स्वागत है। आज हम सवाल ये उठा रहे हैं मृदुला जी, अभी जो हलचल हुई पार्टी की वो तो हुई, वो मीडिया में उसकी बहुत चर्चा हुई। हम एक बुनियादी सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे सबसे पहले कि आखिर कांग्रेस आज इस हाल में पहुंची कैसे कि उसके भीतर इस तरह के इतने तमाम तरह के प्रश्न खड़े हो गए हैं। एक समय कांग्रेस गरीबों की पार्टी मानी जाती थी, एक समय कांग्रेस सेकुलरिज्म इसका खास इसकी पहचान थी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये सब जब हम लोग आप छोटी उम्र में थे, युवा थे, तो ये सारे शब्द इनके पोस्टर पे दिखते थे, इनके नेताओं के भाषणों में दिखते थे, और वो उसके पक्ष में खड़ी भी दिखती थी। एक भरोसा लोगों में रहता था कांग्रेस को देखकर कि कांग्रेस जो है वो जो आज़ादी की लड़ाई से जो निकले हुए उसूल हैं, जो वैल्यू हैं, जो मूल्य हैं, और जो संविधान में रिफ्लेक्ट हुए हैं, अगर कांग्रेस मजबूत है तो वो चीज़ें महफूज हैं। आज ये स्थिति क्यों नहीं रही? ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया, जो कि जिसका जवाब देने के लिए तो बहुत लंबा समय चाहिए। परंतु जो मैं थोड़ी छोटी सी देर में बता सकती हूँ, मुझे लगता है कि पहले जो आज़ादी के बाद, अगर हम पहले 40 साल के करीब अगर हम लें, तो एक तरह का जो पॉलिसीज़ जो थी वो कंटिन्यू कर रही थी किसी ना किसी शेप में। इमरजेंसी का जो पीरियड है उसको अगर हम एक तरह से एबरेशन की तरह मान लें, तो इमरजेंसी से जो हटाया उसके बाद फिर जो पॉलिसीज़ रिस्टोर हुई, फिर मुझे लगता है कि जब ये 80s और 90s का जो दौर आया तो इंडिया में एक नया पॉलिटिक्स आ गया। दो चीज़ें नहीं हुई। एक तो जो पॉलिटिक्स आया बीजेपी का, ये सारा राम मंदिर को लेके जो कहानी शुरू हुई मिड 80s से, कि राम जन्मभूमि को लेके उन्होंने धर्म को पहली बार राजनीति का इतने बड़े पैमाने पे मुद्दा बनाया और उसके ऊपर अपना पॉलिटिक्स बेस किया। उसके पहले बीजेपी जो है, उसके पहले जनसंघ थी, वो अलग तरह का उसके आइडियोलॉजी में ये था, पर इस तरह के कोई कैंपेन जो रिलीजन के ऊपर बेस्ड थे हमको नहीं दिखाई देते थे। तो एक बड़े पैमाने पे एक ये चैलेंज जो है इन्होंने फेंका। दूसरी तरफ अर्ली 90s में जो मंडल का नया पॉलिटिक्स भी आया, तो ये जो दो नई चीज़ें हुई लेट 80s और 90s में, मुझे लगता है कि
ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा नया चैलेंज था, और मुझे लगता है कि शायद इन दोनों चैलेंजेस को मीट करने के लिए जो एक रास्ता चाहिए था, जो एक जवाब चाहिए थे, वो जवाब हम ये ठीक से नहीं ढूंढ पाए। वही पीरियड था कांग्रेस में क्राइसिस का। इधर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, जैसे ही राजीव गांधी थोड़ा स्टेबलाइज कर रहे थे, उनको लीडरशिप में वो कंफर्टेबल हो रहे थे, और नया वो इलेक्शन जब लड़ रहे थे, तो उनका भी असैसिनेशन हो गया। तो कांग्रेस बुरी तरह से डिस्टेबलाइज हुई इस पीरियड पे। नरसिम्हा राव बने मृदुला जी, और किसी इसमें तरह से एक मृदुला जी, मैं थोड़ा जी सा आपको मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। मैं यही तो हम समझना चाहते हैं ना, कि एक पार्टी जो कि समाजवाद की बात करती थी, पिछले 30 साल में उसके दस्तावेजों में कहीं ये शब्द देखने को नहीं मिला। वो एक जिस पार्टी की पहचान गरीब लोगों से थी, वो पार्टी एक नियो लिबरलिज्म की पार्टी मानी जाने लगी। जिस पार्टी पर जो अल्पसंख्यक थे वो अटूट भरोसा करते थे, उनका भरोसा कहीं टूट गया कि ये पार्टी जो है उस कमिटमेंट के साथ हमारे हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है। ये सब तो हुआ है, सब हम लोगों का अनुभव है, हम लोग रोज़ ये सब बातें करते हैं। वो ठीक है, एक मंडल एक ऐसा फेनोमिना था जिसको पार्टी नहीं समझ पाई और नहीं कर पाई, लेकिन ये दो चीज़ें तो पार्टी जो हुई उसमें तो पार्टी कहीं जिम्मेदार ठहरती है ना। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रही जिम्मेदार नहीं ठहरती है। मैं ये कह रही हूँ कि ये चैलेंजेस जो है पहली बार सीरियस लेवल पे कांग्रेस के जो एक स्टेबिलिटी थी पहले से उसमें आए, और इस वक्त उसको एक नए क्रिएटिव पॉलिटिक्स की जरूरत थी जो इसको जवाब दे सके। उसको जवाब देने की बजाय मुझे लगता है कि जैसे एक तरह से उसके साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने शुरू कर दिए। जैसे कि हम जानते ही हैं कि राम मंदिर को लेके कई कॉम्प्रोमाइजेस हुए, राजीव गांधी के पीरियड में भी हुए, फिर जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने सेकुलरिज्म छोड़ दिया, पर कांग्रेस कम्युनलिज्म के चैलेंज को ठीक से जवाब नहीं दे पाई, और जब ठीक से नहीं जवाब दे रही थी तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज करके अपना काम चलाने की तरफ ले। मुझे नहीं लगता कि उसका जो मेजर जो हिस्से हैं वो अपनी बेसिक आइडियोलॉजी से हट गए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कम्युनल पार्टी बन गई, मैं इसको नहीं मानती। जहां तक न्यूलिबरलिज्म का सवाल है, देखिए, सारी दुनिया में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक चेंज जो हो रहा था, चाइना में भी चेंज हुआ, डेंग जियाओपिंग जब आए, साउथ ईस्ट एशिया के दूसरों कुछ ना कुछ चेंज की तो इंडिया में जरूरत थी। जिसे हम न्यू लिबरलिज्म कहते हैं, वो पुराना लाइसेंस कोटा राज और उस तरह का जो सोशलिज्म था वो नहीं चल सकता था, क्योंकि दुनिया बदल चुकी थी, वर्ल्ड इकोनॉमी बदल चुकी, तो उसमें कुछ रिएक्ट तो करना था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि और भी उसको पीपल फ्रेंडली बनाया जा सकता था। हालांकि मुझे लगता है कि हमारा जो पाथ था वो फिर भी एक तरह से गरीबों को नजर में रखते हुए रिफॉर्म जो था हुआ। और फिर मुझे लगता है कि जो 10 साल कांग्रेस के राज के थे, 2004 के 2000, तो अगर हम उस पे देखें, जैसे कि मनरेगा जो कि आज इतना काम आ रहा है, और दूसरे राइट्स बेस्ड जो सारे मूवमेंट्स थे, जो नहीं, वो तो ठीक है। ये जो सोनिया गांधी का जो सोशल एजेंडा था, चीजें भी जी, सोनिया जी का जो सोशल एजेंडा था, और मनमोहन सिंह के समय में बहुत से प्रो पीपुल लेजिस्लेशन हुआ। लेकिन आज देखिए, आज हम ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहे हैं? सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि अयोध्या जब धारा 370 हटाई जाती है तो कांग्रेस के कई नेता उसका स्वागत करते हैं। जब अयोध्या में शिलान्यास होता है, उस दिन कुछ कांग्रेस के नेता हनुमान चालीसा का रिसाइटल करते हैं, कुछ उनके बड़े नेता ऐसे बयान देते हैं जिसमें उसको हेल किया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है, यह जानने के बावजूद कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ये फैसले में कहा था कि वो मंदिर वहीं बन रहा है जहाँ पे मस्जिद थी, और उसे एक आपराधिक कृत्य के तहत गिराया गया था। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा लगता है कि पार्टी के भीतर कुछ तो ऐसा है जो कि एक कोहेरेंट आइडियोलॉजी को शो नहीं करता है। देखिए, मैं एक बात कहूंगी कि कुछ हद तक ये जो चीजें हम अभी भी देख रहे हैं, ये टेंडेंसीज कांग्रेस में हमेशा रही हैं। ये नहीं है कि कांग्रेस के सब जो नेता थे या सब जो उनके फॉलोअर्स थे वो एकदम प्योर सेकुलरिज्म में विश्वास करते थे।
मदन मोहन मालवीय भी कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, पर उनका एक झुकाव था। लाला लाजपत राय का एक झुकाव था, पर वो झुकाव होना और कम्युनल होना, इन दोनों में फर्क है। और यही मैं कहूंगी, और ये भी मुझे लगता है कि अभी कमजोरी दिखाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से, जो ये समझते हैं कि बीजेपी को काउंटर करने के लिए हमें बीजेपी के पीछे भागना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा। हमें, कांग्रेस को चाहिए अपने आइडियल्स के ऊपर पक्के रहें और लोग जो है वापस आएंगे। आप अपना मैसेज तो लोगों तक पहुंचाइए। मुझे लगता है सबसे कमजोरी कांग्रेस की रही है कि वो अपने अचीवमेंट्स, अपना मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाने में असफल रहे हैं। जी, वो एक मास बेस्ड पार्टी जो है आजकल लगता नहीं है कि उसमें एक राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर एक काम करने की जो क्षमता चाहिए एक पार्टी को समाज के अंदर, वो कहीं दिखाई नहीं। जी, ये बिल्कुल ठीक बात है मिर्जुला जी। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि 1969 में भी पार्टी टूटी थी। इंदिरा गांधी ने एक नया लीडरशिप के साथ वो सामने आई थी, और उसके बाद तो देश में एक उम्मीद का माहौल बन गया था। ये नारा लगा था कि इंदिरा गांधी आई हैं, नई रोशनी लाई हैं। आज, उस समय एक सिंडिकेट था जिसे माना जाता था कि वो दक्षिण पंथ का समर्थन करता है। ये जो अभी रिसेंट 2 दिन 3 दिन में जो मामला हुआ, क्या आपको उसमें उस तरह की कोई झलक दिखती है? उस तरह का जो उस समय जी हुआ था वो? मुझे लगता है कि दोनों सिचुएशन बिल्कुल फर्क है, क्योंकि यहाँ पे जो इस वक्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आइडियोलॉजिकल नहीं है। जो लोग जिन 20 या 25 लीडर्स ने सामने आके चिट्ठी लिखी है, वो कोई लेफ्ट या राइट को बिलोंग नहीं करते हैं। तो आइडियोलॉजी के ऊपर बिल्कुल डिवीजन नहीं है, ना यहाँ पे जनरेशनल कोई डिवीजन है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि हाँ, हमारी पार्टी के अंदर लोग हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है पार्टी को, यंग भी हैं, ओल्ड भी हैं। पृथ्वीराज चौहान है, मनीष तिवारी हैं, उसमें मुकुल वासनिक हैं और आनंद शर्मा हैं। तो अलग अलग आइडियोलॉजीज के, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रीजन के लोग इसमें हैं। तो जो वो कह रहे हैं उसको सुनना चाहिए। सुनने का मतलब पूरी बात मानना नहीं होता, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर ये फीलिंग आ जाए कुछ लोगों के अंदर, और काफी सारे इंपॉर्टेंट लोगों के अंदर भी, कि हमारी सुनवाई नहीं होती, तो ये पार्टी के लिए खराब है। अगर ये सच नहीं है तो इसको रेक्टिफाई करना चाहिए, अगर ये गलत इंप्रेशन है तो उसको ठीक करना चाहिए। पर लीडरशिप को एक्सेसिबल होना पड़ेगा, लीडरशिप को ये कन्विंस करना पड़ेगा अपने ही लोगों को कि वो ओपन है, वो सुनने को तैयार है, और आगे का जो रास्ता है सब लोग मिल के ढूंढेंगे। मुझे नहीं लगता कि 69 वाला सिचुएशन एट ऑल है। ना यहाँ कोई इंदिरा गांधी है, ना यहाँ कोई सिंडिकेट है। जी, लेट्स बी वेरी क्लियर। जी मृदुला जी, आपने अपना पर्सपेक्टिव दिया, अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम ब्रेक के बाद जो हमारा अगला हिस्सा होगा उसमें हम खासकर इस समय जो परिस्थितियां हैं और जो विवाद चल रहा है उससे जुड़े एक ख़ास पहलू की बात करेंगे, एक नए खास मेहमान के साथ। फिलहाल यहाँ ठहरते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072.
जोमिन में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की और उससे जो जुड़ी हुई अभी घटनाएं हुई हैं उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं और इसमें क्या पहलू शामिल हैं। अब हम इसी बात को इस बार जो अभी जो विवाद खड़ा हुआ है उसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम चलेंगे जाने माने पत्रकार हार्ड न्यूज़ मैगजीन के संपादक संजय कपूर जी के पास। संजय कपूर जी एक क्लोज कांग्रेस वॉचर हैं। वैसे तो वो पॉलिटिक्स के क्लोज वॉचर हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस पर भी उनकी खास पकड़ और निगाह रहती है। इसलिए हम उनसे अभी जो चीज़ें चली हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। संजय जी, आपका स्वागत है। संजय जी, ये जो अभी 2-3-4 दिनों में जो कुछ खबरें चली हैं और फिर CWC की मीटिंग भी हुई, मीटिंग के बाद ये कहा गया कि जो विवाद उठा था वो फ़िलहाल शांत हो गया है, लेकिन मीडिया में लगातार ऐसी खबरें चल रही हैं कि वो फ़िलहाल भले शांत हो गया हो लेकिन मतभेद बहुत गहरे हैं और वो इतनी आसानी से वो खाई नहीं भरेगी। उसमें एक जो ख़ास बात, ये ऐसा मीडिया की रिपोर्ट से लगता है, आपको बेहतर खबर होगी, आप काफ़ी क्लोज उसे नज़र रखते हैं, उसके ऊपर निकटता से निगाह रखते हैं। ये कहा जा रहा है कि असल सवाल ये है कि राहुल गांधी का लीडरशिप को लेकर पार्टी के कुछ लोगों जो कि सीनियर लीडर्स हैं उनमें कुछ ऐतराज़ है और वही जड़ है। क्या आप इस आकलन से सहमत हैं? देखिए, मैं इस आकलन से कुछ हद तक सहमत हूँ और इसके साथ साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ इससे पहले कि और इसके बात को आगे बढ़ाएं। वो ये है कि कांग्रेस 2 चुनाव एक के बाद एक हारी और इसमें एक पूरी एक जनरेशन है, उसको इस बात का एहसास होने लगा कि जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके की लीडरशिप है वो पर्याप्त नहीं है इनको वापस सत्ता आने के लिए। इसमें से कई सारे जो 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी है, इसमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अगले चुनाव तक सक्रिय भी नहीं होंगे और अगर होंगे भी तो उनका रोल जो होगा बहुत ही मेरे ख्याल से लिमिटेड होगा। तो एक तो पहलू वो है, परंतु राहुल गांधी वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत अहम मुद्दा है इस पूरे उसके अंदर, क्योंकि ये शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत कहने मतलब कि उनके ऊपर काफ़ी दबाव पड़ा कि आप अध्यक्ष बन जाइए। बहुत उन्होंने दबाव के बाद है ना इन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंसी है उसको संभाला, चुनाव को लीड भी करा, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हुए इनकी पब्लिसिटी में, पूरा इनकी लीडरशिप को प्रोजेक्ट करने में, देश भर में गए। कोई और नेता को प्रोजेक्ट भी नहीं करा गया, सिर्फ इन्हीं के ऊपर ना वो था, क्योंकि ये बिलीव थी कि अगर मोदी को काउंटर करना है तो कांग्रेस की तरफ से एक नेता होना चाहिए और ये नेता राहुल गांधी रहे। और इस पूरी कोशिश में ये रहा कि जितने रीजनल लीडर हैं उनको बैक सीट लेना पड़ा, उनको कम से कम है ना ये बताया गया कि आप कहीं भी किसी भी हालत में जो कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी हैं उनकी छवि को कहीं से भी कुछ ऐसा ना हो कि उनको उसकी छाया में आए या उनकी शैडो में आए। तो सब चीज़ राहुल गांधी पे इन्वेस्टेड थी। उसके बाद है ना जब राहुल गांधी हार गए तो ये दबाव में आके इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने करी वो राहुल गांधी ने एक चुनाव के हारने के बाद उन्होंने अब रिज़ाइन कर दिया। CWC के जितने भी तमाम मेंबरान थे उन्होंने किसी ने रिज़ाइन नहीं करा, क्योंकि उनको लगा कि ज़्यादा मेरे ख्याल से परिपक्व थे या उनकी सोच ये थी कि जो कारण है इतने जल्दी जो अध्यक्ष हैं पार्टी के उनके इर्द गिर्द नहीं करना चाहिए, इसमें पूरी पार्टी की जिम्मेदारी थी। पर उनके त्यागपत्र देने के बाद पार्टी जो होता है ना कि एक भंवर में फंस गई, उनको इस बात का एहसास नहीं था कि वो कहाँ पे जाएंगे। मैं उसमें संजय जी आपको मैं थोड़ा यहाँ पर इंटरप्ट करूँगा। मैं आप जो एक बात आप देखिए, राहुल गांधी की भूमिका अभी जो मुझे समझ में आती है, मैं 3 लोगों का जिक्र करूँगा जिनके कल से आज तक विचार सामने आए हैं और ये तीनों वो लोग हैं जो एक समय घोर एंटी कांग्रेस समझे जाते थे। एक देश के जाने माने फिल्मकार हैं आनंद पटवर्धन। उन्होंने कल ट्वीट किया कि राहुल गांधी अभी भी बेस्ट थिंग इन द कांग्रेस जो हैं वो राहुल गांधी हैं। कल राजमोहन गांधी ने एक NDTV की वेबसाइट पर एक लेख लिखा और उसमें राहुल गांधी के हिम्मत की तारीफ़ की और कहा कि ये इस हिम्मत की आज ज़रूरत है जिससे आज की परिस्थितियों का मुकाबला किया जा सकता है। V कृष्ण अनंत जाने माने लेखक हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं, वो लोहियाइट समझे जाते थे। आज उनका ये ट्वीट मेरे सामने है जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी वो मुद्दे उठा रहे हैं
जिसे उठाया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में कुछ लोग चाहते हैं कि इन्हें न उठाया जाए। मेरे कहने का मतलब कि राहुल गांधी को बहुत ही समर्थन मिला है जो नॉन कांग्रेस, ट्रेडिशनल नॉन कांग्रेस सेक्टर्स हैं वहाँ से। वैसी परिस्थिति में उनके लीडरशिप पर कांग्रेस से क्यों सवाल उठना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ी बात यह कि इस समय जनता में एक चाहत है, खास के जो लोग बीजेपी के खिलाफ एक ना ऑपोजिशन पार्टी का देखना चाहते हैं, कि एक चाहत है कि कोई खड़े होकर सवाल पूछे। आज देखें पूरा जो हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप है इस समय, सिवाय राहुल गांधी को छोड़ के कोई भी नेता नहीं है जो किसी भी तरीके की सरकार की आलोचना करता है कि इन्होंने कोरोना वायरस कैसे हैंडल करा, चाइनीज इंट्रूजन जो हो गया, हमारी ज़मीन के अंदर आ गए हैं, उसके बारे में क्या करा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो इस समय डामाडोल है उसके बारे में किसी ने कोई भी जिक्र नहीं करा सिवाय राहुल गांधी की। तो जो मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा था, वो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं उसके बारे में कह रहा था कि इन्होंने बीच में पार्टी को छोड़ दिया, लीडरशिप छोड़ के ये अलग हो गए। परंतु उसके साथ साथ ये भी हुआ कि कुछ संकेत दिए गए कि किसी और को बना दें नॉन कांग्रेसी, जैसे प्रियंका गांधी का लास्ट ईयर का इंटरव्यू जो अभी छुपा है कि ये गांधी फैमिली इज कंफर्टेबल विद अ नॉन कांग्रेस लीडर। इस तरीके की तरह तरह की बातें हुई नॉन गांधी आपने नॉन गांधी को बनाने के लिए उन्होंने सब बातें हुई, परंतु ना कोई बना ना ये खुद बने। तो इस बीच में पार्टी काफी हद तक कमजोर हो गई। और उसके बीच में आपको मध्य प्रदेश का जो हादसा हुआ कि मध्य प्रदेश में बनी बनाई सरकार को ये लोग को बैठे, आपके राजस्थान के अंदर ये स्थिति हुई। तो एक जो अकाउंटेबिलिटी होती है लीडरशिप की, एक जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को कोई लेने को तैयार नहीं था। ये बातें तो बहुत बहादुरी के साथ कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस मुस्तैदी के साथ उसको बचाना चाहिए था, जिस मुस्तैदी से इनको बीजेपी के जितने आक्रमण हुए थे इनके सूबों के ऊपर उनको बचाना चाहिए था, वो सब नहीं हो पाए। तो राजस्थान तो बचा लिया, सब बचा लिया सर, राजस्थान तो बचा लिया, राजस्थान बचा लिए, पर राजस्थान को बचा लिए, पर कहने का मतलब कि काफ़ी बैड ब्लड भी हुआ, काफ़ी परेशानी भी हुई। और अगर है ना ये दिल्ली में जो बात चल रही है, क्योंकि आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये जो 23 लोगों का जो मामला है ये अभी तक कहीं गया नहीं है, ये लोग शांत हो गए हैं अभी, परंतु जो मुद्दे इन लोगों ने उठाए हैं वो अभी भी अपनी जगह पे हैं। और जो मेरे पास जो खबरें आ रही हैं, चर्चा की बात है, वो ये है कि ये सिर्फ 23 लोग नहीं हैं, कहीं ज़्यादा लोग हैं। और जब तक इनको एकोमोडेट नहीं करा जाएगा पावर शेयरिंग में, या इनको कोई जगह नहीं दी जाएगी, तब तक है ना स्थिति संभलने वाली नहीं है। तो राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या है। एनालिस्ट के रूप में आप एक सीनियर एनालिस्ट हैं, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि कांग्रेस को मंडे को जो हुई उनकी मीटिंग, अब उसके बाद उनको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात जो राहुल गांधी को और कांग्रेस करना चाहिए कि किसी भी हालत में स्प्लिट ना हो। अगर इसमें तमाम बड़े नेता कोई पार्टी ना ज्वाइन करके अगर त्यागपत्र देना चालू करते हैं तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। इसमें ये इस समय ऐसे हालात नहीं है कि वो फिर से अपने को इंदिरा गांधी से ना प्रेरणा लेके नई पार्टी बनाए, जो कि कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई के बीच में हुआ था। वो सब सत्ता में थे, इस समय सत्ता में नहीं है। और इस समय बीजेपी एक बहुत ही अग्रसर प्रतिद्वंदी है, सत्ता में है, और इनके कई सारे है ना, इनको कई सारी नई परेशानी कर सकती है। आप देखिए, हर नेता जो कांग्रेस का बड़ा नेता है उसके खिलाफ सीबीआई, आईटी, ईडी तमाम इंक्वायरी चल रही हैं। उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो जितना विपक्ष है इस समय शिथिल पड़ा हुआ है, कि कोई भी सरकार से लड़ाई नहीं करना चाहता। ये अपने आप में अनोखी स्थिति है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो कोई भी स्प्लिट नहीं होना चाहिए। अगर स्प्लिट हो गई तो नुकसान हो जाएगा। दूसरा, जितने भी लोग 23 लोग हैं, कोई भारी भरकम लोग हैं, ये सब है ना कांग्रेस के लॉयलिस्ट हैं, ऐसी बात भी नहीं कि इनके ऊपर कोई आरोप लगाया जा सकता है। इन लोग को जोड़ना चाहिए, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। एक शेयरिंग ऑफ पावर जब तक नहीं होगी तब तक आज के हालात में कांग्रेस नहीं खड़ी हो सकती। ये सबसे अहम बात है। नहीं, पार्टी आखिर में बहुत संक्षेप में आपसे हम जवाब चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि नॉन गांधी प्रेसिडेंट के साथ कांग्रेस एक एकजुट और मजबूत पार्टी के रूप में मौजूद रह सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने भी नेता हैं आज की तारीख में, उनको कभी भी अच्छी जिम्मेदारी का नहीं मिली, तो वो अपने आप में मजबूत नहीं हो गया। आपने देखा सीताराम केसरी कोई नेता नहीं थे, खजांची थे, उनको अध्यक्ष बना दिया गया, उन्होंने पार्टी चलाई। तो उस तरीके से इस पार्टी के अंदर कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि सिर्फ है ना एडवाइजरी कैपेसिटी में थे, छोटे, उनका बौने कद से उठ नहीं पाए। तो आज की तारीख में
राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं, सबसे ज़्यादा उनको रीच है, उनके पीछे पैसा लगाया गया, उनके इन्वेस्ट करा गया है, तमाम हर पूरी जो प्रोजेक्शन उनके, तो जो अगर नेता बनेंगे तो फिलहाल वही बनेंगे, उसमें कोई शक होना नहीं चाहिए, परंतु उनको पार्टी शेयर करनी पड़ेगी। दूसरा, उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो लोगों को साथ लेके चलना नहीं आता। वो जितने भी नेता हैं उनसे काफ़ी बाकी कांग्रेसी नेता, उनको एक है ना रिजर्वेशन है, उनसे बात भी नहीं करते, उनको शक की निगाह से देखते हैं। उनके दिमाग में ये है कि हो सकता है कि भ्रष्ट हो, इन्होंने नुकसान करा हो। तो ये सब जो तमाम चीज़ें हैं वो नेता की इनके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होती है सबको लेकर साथ चलने वाली, वो नहीं है। और जो अगर आप तमाम जो 23 लोगों से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि सबसे बड़ी समस्या अगर राहुल गांधी की संजय जी है वो यही है। ठीक है संजय जी, आपने बहुत अपना अहम समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर जो बात आज है कि कांग्रेस खड़ी होनी चाहिए, ये देश के बहुत से लोग चाहते हैं। कांग्रेस की एक मजबूत उपस्थिति होनी चाहिए और यह भी लगभग अनडिस्प्यूटेड है, इस पर कोई विवाद नहीं है कि कांग्रेस को उस स्थिति में राहुल गांधी का लीडरशिप ही रख सकता है, क्योंकि उन्होंने एक साहस दिखाया है। वो लगातार एक विरोधी नेता के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई है और उसे मजबूत किया है। उनमें एक कमिटमेंट दिखता है, एक विचार की गहराई दिखती है। जो सवाल है उनकी कार्य प्रणाली को लेकर जो अगर उठे हैं तो उस पर जो सहानुभूति रखने वाले लोग हैं इस पार्टी से, उनकी यही अपेक्षा है, जैसा कि संजय जी कह रहे थे, कि ये दिक्कतें दूर की जाएं और पार्टी एक बार आज की जो बहुत भीषण चुनौती है उसके लिए तैयार करने की तरफ पहले कदम के तौर पर एकजुट रहे, एक लीडरशिप हो और वो लीडरशिप ही तभी जाकर जो चुनौतियां हैं उसका वो ठीक से मुकाबला कर पाएगी। तो आज जूम इन में इतना ही। जूम इन के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे किसी एक और मुद्दे पर, उसको समझने की कोशिश में। आज नमस्कार।